अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त सबसे पहले गज़ा की जो ताज़ा सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे। इज़राइली फ़ौज ने गज़ा के रिहायशी इलाक़ों पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 100 से ज़ायद हमले किए हैं और उसमें 250 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। खान यूनुस में रातों रात ताज़ा हमले हुए हैं। इस बार नासिर अस्पताल और उर्दुन के फील्ड अस्पताल के आसपास के इलाके को निशाना बनाया गया है। इन हमलों के बाद लोगों में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। वहीं फ़लस्तीनी रेड क्रॉस सोसाइटी का कहना है कि इजरायली अफवाज हमलों में ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए जाने वाली एम्बुलेंसों और तिब्बी अमले को रोक रही है और मुतासिरा इलाक़ों में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वहीं गज़ा पर बमबारी के दौरान इजरायली जंगी तैयारों ने कम्युनिकेशन टावर को भी निशाना बनाया है, जिसके बाइस गज़ा में एक बार फिर मोबाइल और इंटरनेट की सर्विस जो है वो मुअत्तल हो गई है। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना है। तिब्बी अमला उनको भी परेशानी का सामना है। जो राहत रसानी का काम करते हैं उनके लिए परेशानी का सामना है, क्योंकि वो पहुंच नहीं सकते जिन इलाक़ों में हमले हुए हैं, बमबारी हुई है। जो ज़ख्मी हैं उन तक पहुंचने में उन्हें तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन का निज़ाम वहाँ नहीं बचा है। और दूसरी जानिब मगरबी किनारे में भी जो है इजरायली फोर्सेस लगातार छापामार कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ सीनियर फ़लस्तीनी सियासतदान खालिदा जर्रार और दीगर रहनुमाओं को बग़ैर किसी वजह के गिरफ़्तार किया गया है और इस तरह की बेजा गिरफ़्तारियों से वेस्ट बैंक में बदअमनी देखी जा रही है। वहीं तूल करम इलाक़े में भी इजराइल ने ड्रोन हमला किया है, जिसमें 6 फ़लस्तीनियों की मौत वाक़ई हुई है। वहीं अक्टूबर 7 तारीख़ से अगर बात की जाए तो गज़ा पर इसराइली हमलों में अब तक 21,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 54,000 के करीब लोग जो है वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि इजराइल के वज़ीर बराए स्ट्रेटिजिक उमूर और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जो है मुलाकात होगी। वहीं अमेरिका जो है इस दौरान इजराइल पर शहरी हलाकतों को रोकने का मुतालबा करेगा और जंगबंदी के लिए भी दबाव डालेगा। हालांकि जंगबंदी के दबाव के बावजूद इजराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है पूरी ताकत के साथ जंग जारी रखने की बात कही है। बीबी का कहना है कि गज़ा से हमास के ख़ात्मे के लिए ये जंग कई महीनों तक जारी रहेगी। वहीं गज़ा में हमास के ख़ात्मे तक जंग जारी रखने की धमकी देने वाले इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़ इसराइल में बरहमी शदीद से शदीद तर होती जा रही है। इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि मुल्क की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके और नेतन्याहू के दरमियान भी ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। हमास की क़ैद से यरग़मालों को रिहा करने में नाकामी की वजह से पैदा शुदा इख्तिलाफ़ात की वजह से नेतन्याहू ने इजरायली खुफिया इदारे मोसाद के सरबराह को ही सिक्योरिटी मीटिंगों में शिरकत से रोक दिया है। वहीं गुज़िश्ता रोज़ जब वो नेतन्याहू जो है यरग़मालियों की रिहाई से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट में बयान दे रहे थे, तो वहाँ विजिटर्स गैलरी में मौजूद यरग़मालियों के रिश्तेदारों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे नेतन्याहू बौखलाहट का शिकार भी हुए। वहीं इन इल्ज़ामात के बीच के नेतन्याहू इसराइल में अपनी घटती मकबूलियत से निमटने और उसमें इजाफे के लिए ये नीज़ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए जो है गज़ा में क़त्ल खून का खेल खेल रहे हैं। इजरायली अपोजिशन पार्टी के लीडर याइर लेपिड ने जो है एक बार फिर नेतन्याहू के इस्तीफ़े की मांग की है। वही ताज़ा सूरत हाल की अगर बात की जाए तो इन सब के बावजूद जो है हमास साबित कदम नज़र आ रही है और जंग के मैदान में वो डटे हुए हैं। लगातार इजरायली फ़ौजियों और उनकी गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन उनकी जानिब से वीडियोज़ भी शेयर की जा रही है। वहीं अल-क़स्साम ब्रिगेड ने अब दावा किया है कि गज़ा में इसराइली फ़ौजियों को वो उन्होंने निशाना बनाया है। उनका कहना है कि इजराइल को पहुँचाने वाले नुकसान में वो मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। अपने टेलीग्राम अकाउंट पर गज़ा में इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ सरगर्मियों के हवाले से उन्होंने बताया है कि जबालिया अल-बलद के इलाके में एक ही घर में तकरीबन 40 इसराइली फ़ौजियों पर हमला किया गया है। उस इमारत को जो है रॉकेट से निशाना बनाया गया है और इस हमले में तमाम इसराइली फ़ौज या तो हलाक हुए हैं या फिर वो ज़ख्मी हैं। इस वाक़े के हवाले से ताहम इसराइली फ़ौज की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है। अलबत्ता 3 फ़ौजियों के हलाकत की इजराइल ने तस्दीक ज़रूर की है, लेकिन हमास के इस दावे का कोई जवाब इजराइल की तरफ से नहीं दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 40 एक ही घर में जो है इजरायली फ़ौजों को उन्होंने मार दिया है। वहीं ये भी इल्ज़ाम इजराइल पर लगता रहा है कि गज़ा में अपने जानी व माली नुकसान को पूरी तरह से जो है इसराइल
بیان نہیں کر رہا، البتہ تل ابیب جنگ کے اگلے مرحلے کا حوالہ دے کر غزہ میں وہ زمینی کارروائی بند کرنے پر غور کر رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے اس کا نقصان ہو رہا ہے وہ بیان سے باہر ہے اور وہ کوئی اسے بیان نہیں کر سکتے، اور اس کو لے کر کافی تنقیدیں بھی اس پر ہونے لگی ہیں، اور اب فضائی حملوں کا ہی وہ سہارا لینے کی بات کر رہے ہیں، اور تمام جو فوجی غزہ میں ہیں انہیں وہ وہاں سے نکال دیں گے۔ وہیں اسرائیل غزہ جنگ کے حوالے سے امریکہ کی جس طریقے کی بے بسی سامنے آئی ہے، اور وہاں اسرائیل جو ہے ان کی ایک بھی نہیں سن رہا، اس کو لے کر اب امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کے نمائندے نے اسرائیل کے لیے اندھی امریکہ کی حمایت پر سوال کھڑے کیے۔ ڈیموکریٹک لیڈر ڈوگیٹ نے کہا کہ نتن یاہو سے شہریوں کی حفاظت کے لیے بھیک مانگنے کی امریکی پالیسی ناکام ہو گئی ہے، جبکہ انہیں ہتھیار بھیجے گئے، اور اقوام متحدہ کی انتہائی معمولی قرارداد پر بھی انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ ڈوگیٹ نے یہ تبصرے ان رپورٹس پر کیے ہیں جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے گنجان آبادی والے علاقوں میں 2000 پاؤنڈ کے بموں کا استعمال کر رہا ہے، جو کہ امریکہ نے جو ہے اسرائیل کے لیے بھیجے ہیں، اور ان کا استعمال عام شہریوں کے قتل عام کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک طرف تو اسرائیل معصوموں کا قتل عام مچائے ہوئے ہے، اور جب کوئی اسے اس کے خلاف اس کی آواز بلند کرتا ہے تو وہ اس پر ہی الزام دھر رہا ہے۔ اب اسرائیل نے اقوام متحدہ پر حماس کے حربوں میں شامل ہونے کا الزام لگاتے ہوئے عالمی ادارے کے ملازمین کو خودکار ویزے نہیں دینے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان ایلن لیوی نے کہا کہ اسرائیل ویزا کی درخواستوں پر ہر صورت میں غور کرے گا۔ اسرائیل کے اس اعلان سے غزہ میں امدادی کوششیں مزید محدود ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ وہیں اسی دوران اقوام متحدہ نے غزہ کے لیے سینئر انسانی اور تعمیر نو کوآرڈینیٹر کے طور پر سگرٹ کیگ کو جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ یہ ایک نیا کردار ہے جو کہ جمعے کو منظور کی گئی UNSC کی ایک قرارداد کے ذریعے تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقے کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے رابطہ کار لین ہیسٹنگر نے اسرائیل کی جانب سے ان کا رہائشی ویزا منسوخ کیے جانے کے بعد گزشتہ ہفتے اسرائیل چھوڑ دیا تھا۔ ہیسٹنگر نے انتہائی ضروری امداد کی فراہمی پر اسرائیلی پابندیوں پر جو ہے اس نے شدید تنقید کی تھی، جس کے بعد ان کا ویزا منسوخ کر دیا گیا، اور اب ایک نیا کردار جو ہے وہ اب نیا تخلیق کیا گیا ہے، جس میں سگرٹ کیگ کو غزہ کے لیے سینئر انسانی اور تعمیر نو کوآرڈینیٹر کے طور پر جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ وہ اس بیچ کیوبا کے صدر نے غزہ پر اسرائیل کی جنگ پر تنقید کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کو نسل کشی کا مجرم قرار دیا، اور سوال کیا کہ اسرائیل کب تک اپنے جرائم کے لیے استثناء حاصل کرے گا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ غزہ میں دہشت گرد ریاست اسرائیل کی طرف سے نسل کشی پوری انسانیت کی تصدیق ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ فلسطین کے حالات سے لا تعلق نہیں رہ سکتے اور فلسطین کے لیے آواز اپنی بلند کرتے رہیں گے۔ وہیں بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملوں سے پریشان امریکہ نے اب چین کو بھی حوثیوں کے خلاف بنے اتحاد کا حصہ بننے کے لیے مدعو کیا ہے، لیکن چین نے اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ چین کا ماننا یہ ہے کہ حوثیوں نے ان کے کسی جہاز کو نشانہ نہیں بنایا ہے، اس لیے وہ اس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ معلوم آپ کو ہونا چاہیے کہ حوثیوں کے بحیرہ احمر میں اسرائیل سے منسلک جہازوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کل ہی حوثیوں نے ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے حوثیوں کے ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ حوثیوں کی کارروائیاں بنیادی طور پر ابنائے باب المندب کے ارد گرد مرتکز ہیں، جو کہ بحیرہ احمر سے خلیج عدن تک یمنی ساحل کے ساتھ ہے، جو کہ یورپ اور ایشیا کو جوڑنے والی مصر کی نہر سوئز سے منسلک توانائی کی ایک منفرد راہداری ہے۔ مصر کی اسٹیٹ انفارمیشن سروس کے مطابق 193 کلومیٹر نہر، جو کہ دنیا کی مصروف ترین آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے اور یورپ اور ایشیا کے درمیان سب سے مختصر جہاز رانی کا راستہ ہے، عالمی تجارت کا 12% حصہ وہ رکھتی ہے، جس میں تمام کنٹینرز کی نقل و حرکت کا تقریباً 30% بھی جو ہے وہ شامل ہے، اور اب وہاں پر حوثیوں کے حملے جاری ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہے وہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اتر پردیش کے ایودھیا میں بابری مسجد کے مقام پر اگلے ماہ ایک وسیع رام مندر کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، جبکہ متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد اور وارانسی کی گیان واپی مسجد پر ہندو فریقین دعویٰ کر رہے ہیں اور ان سے متعلق مقدمات کئی عدالتوں میں زیر سماعت ہے۔ اس کے علاوہ مدھیہ پردیش کے دھار میں واقع مسجد کمال مولا کا معاملہ بھی عدالت میں زیر غور ہے۔ دریاسناب ہندو تنظیموں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس طرح کے 40 معاملات کو عدالت میں لے جایا جائے گا۔
विश्वेदिक सनातन संघ नामी तंजीम के सरबराह जतेंद्र सिंह सेन ने दावा किया है कि 2024 में बसंत पंचमी के मौके पर 40 मजहबी मकामात को आज़ाद कराने की मुहिम की शुरुआत की जाएगी। इससे 2024 का लोकसभा इलेक्शन आने वाला है। इससे कबल हिंदुत्ववादी तंजीमों की इस तरह की समाज को बांटने की कार्रवाइयाँ अब बढ़ने वाली हैं। बयानात भी लगातार ऐसे सामने आ रहे हैं, ख़ुद हुकूमत की तरफ से ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, और नज़र आ रहा है कि अब हिंदू मुस्लिम मुनाफरत फैला कर जो है वो इलेक्शन जीतने का काम किया जाएगा। जमात-उल-हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को ख़त लिखा है। इस ख़त में नई दिल्ली के राजपथ पर वाक़ मस्जिद सुनहरी बाग के मुमकिना इन्हिदाम पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया गया है। मौलाना मदनी ने अपने मकतूब में वज़ीर-ए-आज़म को मुखातब करते हुए कहा है कि हम नई दिल्ली म्यूनसिपल कौंसिल की जानिब से मस्जिद सुनहरी बाग के हटाने से मुताल्लिक़ राय आम्मा के हुसूल के नोटिफिकेशन पर तशवीश का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि इस तरह की कार्रवाई हमारे मुश्तरका वरसे को शदीद नुकसान पहुँचाएगी। इसी दरमियान जमात-उल-हिंद के एक मरकज़ी वफ़द ने नाज़िम उमूमी मौलाना हकीमुद्दीन क़ासिमी की क़यादत में सुनहरी बाग मस्जिद पहुँचकर वहाँ के इमाम से मुलाकात भी की और मस्जिद से मुताल्लिक़ सूरत हाल से आगाही भी हासिल की। इमाम साहब ने बताया कि मस्जिद सरकार की तरफ से सिक्योरिटी की हर हिदायत पर अमल पैरा होती है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट का सेशन जब शुरू होता है तो यहाँ जमात से नमाज का भी एहतिमाम नहीं होता, जबकि इस मस्जिद की वजह से ट्रैफिक का भी कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्लाह से दुआ करें कि वो इस मस्जिद की हिफाजत फरमाएँ। बता दें कि इस मस्जिद को लेकर अब इस मस्जिद को हटाने की जो है अब कोशिश की जा रही है और ट्रैफिक निज़ाम का हवाला देते हुए जो है मस्जिद को मुनहदिम करने की बातें कही जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है मुसलमानों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। और कांग्रेस पार्टी ने 14 जनवरी से 28 मार्च तक मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा का ऐलान किया है। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि राहुल गांधी इस सफ़र का आगाज़ करें। राहुल गांधी ने इस यात्रा के लिए रजामंदी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि ये यात्रा मणिपुर, नागालैंड, आसाम, मेघालय, मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होती हुई महाराष्ट्र पहुंचेगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। कांग्रेस की ये यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा की तरह मुकम्मल तौर पर पैदल नहीं होगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने बताया कि इस यात्रा का नाम न्याय यात्रा इसलिए रखा गया है ताकि हम आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम इक़्तिसादी, समाजी और स्ट्रेटेजिक इंसाफ फराहम करेंगे। पहली यात्रा 12 रियासतों से गुजरी, जबकि ये दूसरी यात्रा 14 रियासतों से गुजरेगी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक बार फिर शहरियत तरमीमी एक्ट के निफाज को लेकर बात की है और कहा है कि इस कानून को नाफिज होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये ज़मीन का कानून है। और मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी पर लोगों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। नेशनल लाइब्रेरी में रियासती बीजेपी के सोशल मीडिया और IT विंग के अरकान की बंद कमरे की मीटिंग से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि ये CAA को नाफिज करने के लिए पार्टी का अज़्म है। अमित शाह ने यकीन जाहिर किया कि पार्टी रियासत की 42 लोकसभा नशिस्तों में से 35 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेगी। सन 2019 के इंतखाबात में बीजेपी ने 18 सीटें हासिल की थी। अमित शाह ने पार्टी के प्रोग्राम में कहा कि हमें अगले असम्बली इंतखाबात में मगरबी बंगाल में बीजेपी की हुकूमत बनाने के लिए काम करना है। बीजेपी की हुकूमत का मतलब दरअंदाजी, गाय की स्मगलिंग का खात्मा और CAA के ज़रिए मजहबी तौर पर सताए जाने वाले लोगों को शहरियत फराहम करना होगा। जिसके हमने पहले भी बताया कि 2024 का इलेक्शन आने वाला है, तो इस तरह के मुद्दे जो है वो सामने आना लाजमी ही है। पहलवानों का गुस्सा रेसलिंग फेडरेशन के साबिक़ सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कम होता दिखाई नहीं दे रहा। ब्रिजभूषण के करीबी संजय सिंह के सदर बनने पर मशहूर खातून पहलवान साक्षी मलिक ने नाराज़गी जाहिर करते हुए रेसलिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड वापस कर दिया था। अब मशहूर खातून पहलवान विनेश फोगाट ने भी इतना ही बड़ा कदम उठाते हुए खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस करने का ऐलान किया है। विनेश फोगाट ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को एक ख़त भी लिखा है जिसमें अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस करने का ऐलान किया है। फोगाट ने खातून पहलवानों को इस हालत में पहुंचाने के लिए ताकतवर ब्रिजभूषण का शुक्रिया भी अदा किया। PM मोदी के नाम लिखे गए इस खत की कॉपी विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी शेयर की है। विनेश के इस फैसले पर बजरंग पुनिया का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, ये दिन किसी खिलाड़ी को न देखना पड़े। विनेश फोगाट ने PM मोदी के नाम जो खत लिखा है उसमें कई अहम बातें लिखी गई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट के साथ
خط کی ایک کاپی بھی شیئر کی ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ ساکشی ملک نے ریسلنگ چھوڑ دی، بجرنگ پنیا نے پدم شری واپس کر دیا، پورا ملک جانتا ہے کہ ایسا انہیں کیوں کرنے پر مجبور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ونیش پھوگاٹ ہوں، آپ کے گھر کی بیٹی، میں آپ کو خط اس لیے لکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو پچھلے 1 سال سے اپنی حالت کے بارے میں بتا سکوں۔ دراصل جب میڈل جیت کر وہ آئی تھیں تو وزیر اعظم مودی نے انہیں اپنی گھر کی بیٹی کہہ کر مخاطب کیا تھا، لیکن اب ایسے حالات میں جب وہ بی جے پی ایم ایل اے کے خلاف اپنی لڑائی لڑ رہی ہیں اور تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، لیکن وزیر اعظم کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں۔ گزشتہ روز ممتاز عالم دین مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی سے یو پی کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کر کے خیریت دریافت کی۔ اس موقع پر ملک کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال بھی ہوا۔ مولانا سجاد نعمانی نے کہا کہ ہندوستان صرف سیکولرزم سے جڑا رہ سکے گا، اگر یہ ٹوٹا تو ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ مولانا اس وقت میڈیکل چیک اپ کے لیے لکھنؤ آئے ہوئے ہیں۔ اس دوران اکھلیش یادو عیادت کے لیے ملاقات کرنے گئے تھے۔ مولانا نعمانی نے اپنے بیان میں بتایا کہ یو پی کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو جی میری خیریت دریافت کرنے آئے تھے کیونکہ لمبے عرصے سے وہ زیر علاج ہیں۔ اس کے علاوہ ان سے ملک کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جو صورتحال پورے ملک کی ہے وہ تشویشناک ہے، جس وجہ سے ہر محبان وطن پریشان ہیں اور ای وی ایم پر بھی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پورے جنوبی ہند سے بی جے پی کا صفایا ہو چکا ہے، اگر ای وی ایم کا غلط استعمال نہ ہوتا تو کئی ریاستوں کے نتائج مختلف ہوتے۔ مولانا نعمانی نے انڈیا اتحاد پر کہا کہ اکھلیش یادو جی نے اتحاد کے اجلاس میں شرکت کر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اتحاد کو یقین دلایا کہ وہ ملکی مفاد میں سیٹوں کی تقسیم کے بارے میں متفقہ فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین، اتنی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔